हेलो स्टूडेंट। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे अपवाह, जो कि चैप्टर नंबर 3 है भूगोल के अंदर क्लास 9th एसएसटी में। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, बेसिकली हम देखेंगे कि अपवाह क्या होता है, अपवाह शब्द का मतलब क्या होता है, अफवाह नहीं बोल रहा, अपवाह शब्द का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे भारत में जो नदियां है वो कितने तरह की होती है। एक हिमालय से आती नदी वो होती है और एक प्रायद्वीप से आती है वो नदी होती है। देन उसके बाद नदी की अवस्था की, नदी शुरू में कैसी होती है, फिर बाद में सांप की तरह से हो जाती है, फिर उसके बाद में वो थोड़े उसके टुकड़े बढ़ जाते हैं, तो कैसे वो डेल्टा कैसे बनाते हैं ये सब देखेंगे उसमें। देन उसके बाद झील के बारे में पढ़ेंगे कि झील मतलब असल में होता क्या है। ये डल झील का नाम भी हमने सुना है जो कि कश्मीर में पाई जाती है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ये झील का उपयोग क्या है, कि झील होता क्यों है, इसका क्या महत्व है। देन उसके बाद नदियों की अर्थव्यवस्था महत्व, कि नदियों का कोई महत्व है इकोनॉमिक में हमारी, क्या लोग यहाँ पे घूमने आते हैं नदी में, ऐसा कोई महत्व है, इससे पैसे पैसे से रिलेटेड कोई फायदा होता है कि नदी से हमारे। देन उसके बाद देखेंगे इसके हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फाइनल एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट 99% चांस है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो मान के चलना कि इस चैप्टर से जो भी सवाल आने वाला है उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इस चैप्टर में दे रखा है। एक तो अपवाह, अपवाह शब्द का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना आप अपवाह क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ से एक नदी जा रही है, एक नदी यहाँ से जा रही है, बहुत गहरी नदी अगर यहाँ से जा रही है, मान लीजिए एक नदी जा रही है और इसमें बहुत सारी नदी आके जुड़ रही है, तो जो नदी इसमें आकर के जुड़ रही है, ये सब जो आकर के जुड़ रही है, इसको हम कहते हैं सहायक नदी। सहायक नदी कहते हैं इसको, सहायक नदियां ये बहुत सारी जो मेन नदी में आके जुड़ रही है। और ये वाली कौन सी नदी है, ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है। तो मुख्य नदी यानी जो मेन नदी में आकर के सारी नदी इधर से कोई ना कोई नदी जुड़ते रहती है और मेन नदी में चले जाती है, तो उसकी वजह से एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को, जिस जगह पे वो सिस्टम बन रहा है, ऐसा एक तंत्र बनता है। मतलब ये जो बन रहा है ना, सहायक नदी और मुख्य नदी, एक सिस्टम बन रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस सिस्टम की अगर मुझे इस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो मैं एक शब्द का यूज करूंगा, उसे बोलूंगा अपवाह। अफवाह नहीं, अपवाह, अपवाह बोलूंगा। देन उसके बाद एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखो ये जो नदी तंत्र है, पूरा का पूरा नदी तंत्र है, इसको हम अपवाह बोल रहे हैं। बट जिस जगह पे ये फ्लो हो रहा है, जिस जगह पर ये बह रहा है, उस जगह को कहते हैं अपवाह द्रोणी। अपवाह और अपवाह द्रोणी में फर्क समझ आ गया, ठीक। देन उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी में है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। देन उसके बाद सबसे बड़ी अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सी है, वो है गंगा नदी की द्रोणी, वो सबसे बड़ी है। ये जल विभाजक क्या होता है, तो जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र होता है, जैसे पर्वत या उच्च भूमि, जो पड़ोसी द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। देखो जल विभाजक का मतलब ध्यान समझना, एक ऊंचा क्षेत्र है, वो या तो एक पर्वत हो सकता है, ऐसे मान लीजिए एक पहाड़ है, तो एक पर्वत है, ये पर्वत है यानी कि ऊंची भूमि है जो पड़ोसी द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये जो है, एक द्रोणी इधर थी एक इधर थी, बट इसके बीच में पहाड़ आ गई। देखो ध्यान से समझो, एक द्रोणी ये रही एक द्रोणी ये रही, बट इसके बीच में पहाड़ आ गई। तो ये जो पहाड़ है ना, इसकी वजह से क्या हुआ ना, पानी के टुकड़े हो गए। मतलब अगर पानी ऐसे आ रहा था, देखो अगर यहाँ पे ये मार्कर है, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए पर्वत है, तो अगर पानी ऐसे आ रहा था तो ये दो जगह में बट जाएगा। ऐसे पानी थोड़ा सा इधर चला जाएगा, इधर देखो ये मार्कर है, तो अगर पानी ऐसे आ रहा है तो थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, तो ये बट गया। तो जल को किसने बांटा, जल को किसने विभाजित करा, इस पर्वत ने। इसको बोलते हैं जल विभाजक, क्योंकि इसने जल को बांटा है, दो टुकड़े बांटा, चाहे तीन में जितने भी बांटा हो, तो उसने एक दूसरे को अलग कर दिया ना, उसीलिए उसको जल विभाजक कहा जा रहा है। बात करते हैं कि जो भारत की नदी है, भारत में जितनी भी नदी है, टोटल की टोटल नदी, उनको दो मेन वर्ग में बांटा गया, यानी कि दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप है हिमालय से जो नदी आ रही है, आपको पता है ना भारत का मैप, तो ऊपर हिमालय था, हिमालय से जो नदी आ रही थी वो हो गई हिमालय की नदियां। उसमें सिर्फ तीन टाइप्स की होती है, और जो भी ये तीन नदी है ना, तीन जो मेन नदी है, इसमें बाकी सारी नदी आकर के जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तीन नदी कौन कौन सी है, जो नदी तंत्र है, बेसिकली तीन, मतलब तीन सिस्टम बन रहे हैं अलग अलग। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बनता है यूरिनरी सिस्टम। तो ये अलग अलग सिस्टम हो गए। इसी तरह से नदी का भी सिस्टम अलग अलग होता है। तो पहला सिस्टम क्या हो गया, सिंधु नदी तंत्र, जो कि हिमालय की नदियों में ही है, क्योंकि ये हिमालय से निकल रही है, हिमालय से तीन निकल रही है, सिंधु निकल रही है, गंगा निकल रही है और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, इसमें जब ये नदी आगे जा रही होगी तो इसमें से और छोटी छोटी इसमें और नदी जुड़ रही होगी, जिसे सहायक नदी बोलते हैं, वो जुड़ रही है इसमें।
है ना। तो जो सहायक नदी जुड़ रही है, अगर कुछ एग्जाम्पल ले जो सिंधु नदी में जाकर के जुड़ती है नदी, तो वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है, जिसकी वजह से पंजाब नाम पड़ा था, है ना। ये आपको पता होगा। देन उसके बाद गंगा नदी तंत्र। तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो नदी तंत्र है, कॉम्प्लेक्स यानी कि सबसे जटिल नदी तंत्र कौन सी है, वो है गंगा नदी तंत्र। उसके बाद नंबर 3 पे जो कि हिमालय से निकलती है, वो कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपी नदी। प्रायद्वीप पता है कहाँ था, याद आ रहा है ना, जो भारत का मैप था उसमें जो नीचे ट्रायंगल वाला एरिया था, वहां पे प्रायद्वीप था। तो वहां पे जो नदी की जो द्रोणी बनती है, द्रोणी मतलब मैंने समझा दिया कि वहां पे जो नदी का सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं द्रोणी। तो उसमें कितनी है, उसमें 6 है टोटल। नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी और कावेरी द्रोणी। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। और अब हम एक काम करते हैं, आपके स्क्रीन पे ना डिटेल लिखी आ जाएगी इसकी, और उसमें वो ना एक टेबल के फॉर्म में होगी। तो आप उस टेबल को ना शॉर्टकट में अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अगर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ वो सुन लेना है लास्ट टाइम में। अभी इस टाइम पे जब मैं बोलूंगा उसको, तो आपको सुन लेना है। तो हिमालय नदी द्रोणी की महत्वपूर्ण जानकारी की अगर हम बात करें, तो देखो पहले नंबर पे सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो उद्गम मानसरोवर झील से हो रहा है, यानी वो कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील से निकल रही है, जो कि तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में, वहां से सिंधु नदी निकल रही है। उसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। सहायक नदियां इसकी कौन सी है, अभी मैंने नाम बताया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। नीचे से नाम देखो, नीचे से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। द्रोणी क्षेत्र कौन कौन से, द्रोणी क्षेत्र यानी ये कहाँ ये नदी पाई जाती है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और पंजाब में और पाकिस्तान में भी पाई जाती है नदी। देन इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि सुंदर दर्शनीय गार्ड्स का निर्माण करना। गार्ड्स का निर्माण करती है सुंदर। अब ये गार्ड्स क्या होता है, इसकी सहायक नदियां मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है ना, वो मिठानकोट में जाके सिंधु से मिलते हैं। गार्ड्स का मतलब पहले समझ लेते हैं कि ये गार्ड्स क्या होता है। गार्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में आप ड्राइंग बनाते थे, आपको याद होगी कैसी ड्राइंग बनाते थे बचपन में, ऐसे करके पीछे पहाड़ बना देते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, इधर पेड़ बना दिया। ड्राइंग बचपन में ऐसी बनाते थे ना। और फिर एक झोपड़ी बना दी, झोपड़ी इस तरह की बना दी हमने। बचपन में ऐसी ड्राइंग बनाते थे और यहाँ से रास्ता निकाल दिया। तो हम क्या करते थे ना बचपन में, इसके पीछे सूरज को छुपाते थे और यहाँ से ना एक नदी आ रही होती थी, यहाँ से एक नदी आ रही होती थी। तो अगर ये जो नदी है, ये जो नदी है जो 2 पहाड़ के बीच में से आ रही है, उसको हम कहते हैं गार्ज। जब 2 पहाड़ के बीच में से ये नदी आएगी ना, तो बहुत सुंदर सी दिखेगी, उसको हम गार्ज बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं गार्ज। तो जो बचपन में ड्राइंग बनाते थे वही है गार्ज। अगला देखो, अगला हिमालय नदी द्रोणी में है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है इसका, गंगोत्री हिमानी से होता है, गंगोत्री से निकलती है। और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी नदी गंगा में आकर के गिरती है, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। ये कहाँ पे गंगा नदी है, कहाँ से आती है, तो उत्तराखंड से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, बिहार से आती है और बंगाल से। इसकी विशेषता क्या है गंगा नदी तंत्र की, गंगा नदी का ढाल में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। हर 6 किलोमीटर, जैसे जैसे आप आगे 6 किलोमीटर जाओगे 1 मीटर नीचे गिरते जाएगी वो। गंगा नदी है, अगर ये गंगा नदी है तो जैसे ही आप 6 किलोमीटर आगे गए तो ये नदी का ढाल 1 मीटर नीचे चला गया। फिर उसके बाद 6 किलोमीटर आगे गए, फिर 1 मीटर नीचे चला गया, फिर 6 किलोमीटर आगे गए, फिर 1 मीटर नीचे चला गया। ये इसका ढाल होता है इस तरह से। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। वो ये है कि उद्गम ये कहाँ से निकलती है, ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये 2900 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर भारत में। मतलब इसका ज्यादातर भाग ब्रह्मपुत्र का देखो सिर्फ 916 भारत में है, बाकी का बचा हुआ लगभग मान के चलो 2000 किलोमीटर कहाँ है, भारत से बाहर है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है, दिबांग, लोहित और केनुआ। द्रोणी क्षेत्र यानी ये कहाँ होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ये होता है तिब्बत में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, असम में और बांग्लादेश में। देखो इसकी खास बात क्या है कि ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर, नामचा बारवा नाम याद रखना, इस शिखर के पास पहुंचकर यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, ये बात याद रखना, ये मेन पॉइंट है कि इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर सिल्ट की मात्रा और जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है।
देन उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदी की जो द्रोणी है उसकी बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे नर्मदा की। नर्मदा द्रोणी की अगर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है, ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन सी है, कौन कौन सी नदी इसके अंदर आकर जुड़ती है? शक्कर, दूधी, तवा और गजल, ये सब नदी इसमें आकर जुड़ती है। द्रोणी क्षेत्र यानी ये नदी कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में और गुजरात में। इसकी विशेषता क्या है? समुद्र तक पहुंचने में जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में गोर से बहती है और धुआंधार प्रपात का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। मतलब समुद्र तक पहुंचती है, जबलपुर के निकट संगमरमर के सेल जो होते हैं ना, संगमरमर के पत्थर जो है वहां पे वो बहती है और धुआंधार तरीके से नदी का निर्माण करती है एक तरह से। फिर अगर हम तापी द्रोणी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से इसका? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखला से। और इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन से हैं यहाँ की? पूर्ण, गिरना और पंजरा। द्रोणी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसकी विशेषता यह है कि नर्मदा के समांतर एक अंश घाटी में बहती है। फिर अगर गोदावरी द्रोणी की हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिला जो है ना, पश्चिम घाट की ढाल, पश्चिम घाट में महाराष्ट्र है, वहाँ पे जो ढाल है वहाँ पे नासिक जिला है, वहाँ से निकलती है ये। और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? पूर्ण, वर्धा, प्रहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये नाम है। द्रोणी क्षेत्र कौन से कहाँ कहाँ पे नदी है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसकी विशेषता ये है कि ये दक्षिण को सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा नाम किसका है? गोदावरी द्रोणी का नाम दक्षिण गंगा भी है। महानदी द्रोणी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है और ये 860 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदी का नाम याद रखना, शिवनाथ है, शिवनाथ, मांड और दया, ये सब है सहायक नदी। जबकि कौन कौन से क्षेत्र में? ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी। कृष्णा द्रोणी की बात करें तो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास से, निकट से, वहां से, उसके पास से ये निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदी का नाम क्या है? तुंगभद्र, कोयना, घटप्रभा, मुशी तथा भीमा। और अगर द्रोणी क्षेत्र की बात करें कहाँ कहाँ ये नदी है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर अब बात करते हैं कावेरी द्रोणी की, तो कावेरी द्रोणी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। जब इसकी लंबाई क्या है? 760 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। और ये द्रोणी क्षेत्र मतलब ये नदी कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। विशेषता इसकी है कि कुदलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुदलूर एक जगह का नाम है, उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के गिरती है। तो अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वो ये है कि देखो 12 नदियां क्या होती है? 12 महीने, वो नदी जिसमें पानी हमेशा साल भर रहेगा, है ना, वो हो गया 12 नदी। नदी तंत्र क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ से कोई मेन नदी आ रही है, मेन नदी, और इसमें बहुत सारी सहायक नदी जुड़ रही है तो ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है। इस सिस्टम को हम कहते हैं नदी तंत्र। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों का समूह, ये हो गया एग्जाम में लिखने वाली बात। देन उसके बाद हिमालय की नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। ये हिमालय, तो हिमालय की नदी जो जब ऊपर से ये बर्फ पिघल के ये नीचे आ रहा होता है तो ये बहुत सारा अपने साथ सिल्ट लेके आता है और बालू लेके आता है। मतलब सिल्ट यानी कि मिट्टी के टुकड़े, और बालू तो आपको पता है ही, तो वो लेकर के आता है तेजी से, एकदम अपर्दन करता है। अपर्दन यानी कि मिट्टी को झाड़ता रहता है, वो उसे कहते हैं अपर्दन। देन उसके बाद गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। जैसे अगर मान लो ये मेन नदी है तो ये मेन नदी मान लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए कि गंगा है, तो ये पता है कहां से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। जो ये मुख्य नदी है गंगा की, इसका नाम क्या दिया? भागीरथी। तो ये कहां से निकल रही है? जब ये वहां से निकल रही थी तो इसका नाम भागीरथी था। और ये कहां से निकल रही है? निकल रही है गंगोत्री से। और अलकनंदा जो है एक जगह, अगर मान लो ये अलकनंदा जो है, देवप्रयाग में एक जगह का नाम है अलकनंदा,
इसको यहाँ पे अलकनंदा बोलने लग जाते हैं, अलकनंदा, यहाँ से ये जुड़ जाती है। देन उसके बाद हरिद्वार के पास गंगा, देखो हरिद्वार पे कौन सी जगह है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, तो वहां पे ना पहाड़ को छोड़ करके, ये मैदानी इलाका है और ये पहाड़ है, तो पहाड़ को छोड़ करके अब ना वो जब एंटर कर जाती है मैदानी इलाके में, तो मैदानी इलाके में जब वो एंटर कर जाती है वो हरिद्वार वही जगह है, जब मैदानी इलाके में एंटर कर जाते हैं गंगा नदी तो वहां पे हरिद्वार होता है, हरिद्वार वहीं पे है। ब्रह्मपुत्र नदी को ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। सुंदरवन डेल्टा ना विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा होता है। अभी डेल्टा क्या होता है, अभी जब हम पढ़ेंगे ना, अगला टॉपिक यही है, अगले जब हम पढ़ेंगे कि नदी की जो नदी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से दिखती है, तो नदी कहाँ पे कैसी दिखती है वहां पे एक डेल्टा शब्द भी आएगा। अब हम बात कर लेते हैं नदी की विभिन्न अवस्था के बारे में। नदी किसी अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं कि नदी सब जगह लंबी ही दिखती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से दिखते हैं। तो नदी के ना 3 भाग होते हैं, एक तो होता है ऊपरी भाग, एक होता है बीच वाला यानी मध्य भाग, और एक होता है निचला भाग, ये 3 भाग होते हैं। तो ऊपरी भाग तो सीधा सीधा चलता है, नदी एकदम सीधी चलती है, पर जब नदी एकदम बीच में आ जाती है ना तो वो सांप की तरह चलती है। विसर्ग का मतलब होता है सांप, सांप की तरह चलती है, बीच में नदी सांप की तरह चलती है, उसे हम कहते हैं मध्य वाला भाग है वो। देन उसके बाद आगे जब जाते हैं तो वो ऐसे यू शेप बनाती है, थोड़ा सा जो यू शेप ये बनाती है इसको हम बोलते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं, गोखुर झील। देन उसके बाद ये ना अलग अलग थोड़े थोड़े, कुछ नदी का टुकड़ा इधर चला जाता है, थोड़ा इधर पानी, थोड़ा इधर, तो ये जो ऐसे करके एक जाल सा बनता है ना, इसे हम कहते हैं डेल्टा। और एंड में जब यहाँ से ये नदी का आखिरी हिस्सा, अब यहाँ से ना ये किसी बड़े से समुद्र में या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, किसी भी बड़े समुद्र में जाकर के अब ये यहाँ से डायरेक्ट गिर जाएगा, ये सब यहाँ से सीधा बड़े समुद्र में। मान लो ये जो है ये, अब ये बड़ा कोई समुद्र है, ये बड़ा समुद्र है, तो यहाँ पे जाकर के ये जुड़ जाएगा, ये गिर जाएगा सारा का सारा पानी। तो जब गिर जाएगा तो यानी कि नदी का मुंह है, आखिरी वाला हिस्सा है, तो यहाँ से सारा पानी समुद्र में गया, तो नदी का मुंह जो होता है उसे हम कहते हैं नदी मुहाना। तो इस ये जो होता है गोखुर झील और डेल्टा, नदी मुहाना, ये सब निचले भाग का हिस्सा है नदी का। तो नदी के 3 भाग हो गए, एक हो गया ऊपरी भाग, मध्य भाग विसर्ग कहते हैं, और जो निचला भाग होता है उसमें गोखुर झील, डेल्टा और नदी मुहाना होता है। झील क्या होता है, जहाँ पे ना पानी इकट्ठा हो जाता है ना किसी एक जगह पे, अगर वहां पे गड्ढा है, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया तो उसे झील बोलते हैं। और वहां से ना थोड़ी नदी आ रही होती है कहीं से और पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ से ना एक नदी आ रही है, एक नदी आ रही है, और यहाँ पे मैंने ना पानी इकट्ठा कर लिया, अगर यहाँ पे मैंने पानी इकट्ठा कर लिया, इसको मैं बोलूंगा झील, और ये यहाँ से नदी आ रही है। तो झीलों की उपयोगिता क्या है, यानी झील जो है हमारे किस काम आता है, तो पहला तो इसका काम है बाढ़ की रोकथाम। कैसे, देखो अगर मान लो कभी बारिश आ गई बहुत तेज, तो सारा का सारा पानी जो है, ज्यादातर पानी जो है, अगर झील सूखी हुई है तो पानी क्या होगा, झील के अंदर चला जाएगा, और उससे जो शहर है, अगर इस जगह पे कोई शहर है तो वहां पे बाढ़ नहीं आएगा। और नदी के बहाव को सुचारू बनाता है, जैसे अगर नदी मान लो यहाँ से कहीं बहुत सारी नदी आ रही है, बहुत सारी नदी अगर आ रही है, कुछ नदी यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, सब एक ही झील में गिर रही है, उसके बाद फिर ये एक पानी बन करके निकल रही है, तो नदी को एकदम इसने सुचारू कर दिया, यानी सही कर दिया, सेट कर दिया। देन उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो गांव के लोग होते हैं वो झील से सिंचाई भी करते हैं, खेती हो जाती है उससे अच्छी खासी, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अगर कोई झील है, जैसे जम्मू कश्मीर में एक झील है डल झील, वहां पे लोग घूमने आते हैं, पर्यटन यानी टूर के लिए घूमने आते हैं, टूर पे जाते हो ना आप जैसे स्कूल की तरफ से, वैसे ही कुछ लोग बाहर देश से या फिर अपने ही देश से, या फिर कुछ लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए जाते हैं। जलीय पारितंत्र को संतुलित करता है यहाँ पे, यानी कि जो झील के अंदर जल में, झील यानी उसमें जल है, तो जल के अंदर जो मछली और जो भी जितने इकोसिस्टम है सब लोग रहते हैं, जो उसके सिस्टम को बनाए रखता है, उसको बैलेंस करता है। जलवायु को सामान्य बनाता है, यानी कि जलवायु को सामान्य बनाने का मतलब क्या, जैसे मान लो इस जगह पे बहुत गर्मी है, तो गर्मी के कारण क्या होगा, झील का जो पानी है वो ऊपर बन जाएगा, भाप बन के फिर बादल बन जाएगा और बारिश हो जाएगी, इससे जलवायु जो है बैलेंस में आ जाएगी, संतुलित हो जाएगी। पहले गर्मी हुई थी, अब बारिश होगी तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो मौसम नॉर्मल हो जाएगा, जलवायु सामान्य हो जाएगा। देन उसके बाद नमक का निर्माण करता है, झील के जो किनारे में जब यहाँ पे थोड़ी जगह होती है, तो इसमें से ना ये कुछ छन छन के आता रहता है, और इतना मतलब कण जैसा इकट्ठा हो जाता है सफेद रंग का, झील के एकदम किनारे में। जैसे आप दूध जब पीते हो, तो कटोरे में रखते हो गरम गरम, तो उसके साइड में सफेद सफेद वो जम जाता है कण जैसा, मतलब छाली जैसा बन जाता है,
उसके साइड में भी एक सफेद वहीं पे रह जाता है, वैसे ही एक सफेद वाला हिस्सा झील के भी साइड में रह जाता है, उसको बाद में हम नमक बना लेते हैं, नमक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और इसका काम यह जल जल विद्युत का निर्माण करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे झील है, झील में से पानी बह रहा है ना बहुत तेज, तो इसमें क्या करेंगे, मोटर घुमा देंगे। मोटर घुमाने से क्या होगा, बिजली पैदा होती है। मोटर घुमाएंगे तो उससे बिजली पैदा होगी, क्योंकि टरबाइन घूमता रहेगा। तो झील का ये फायदा। अब हमने ना इतनी सारी नदी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्या इन नदी का कोई फायदा भी है कि इतनी सारी नदी पढ़ते जा रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा भी है? तो नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि नदियों का महत्व लिखिए, तब भी आपको यही पॉइंट्स लिख के आना है और उसको एक्सप्लेन कर देना। पहला इसका महत्व है कि सिंचाई। देखो, अगर सिंचाई अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो जो अनाज उगेगा, चाहे जो भी फल वगैरह जो भी उगेंगे, तो उसको हम बेच पाएंगे, जिससे हम पैसा कमा लेंगे। देन उसके बाद है नौ संचालन। नौ संचालन यानी कि ऐसा भी तो होता है कि अगर यहाँ पे नदी है, यहाँ पे नदी है और यहाँ पे कोई देश है ए नाम है उस देश का, और यहाँ पे कोई देश है बी, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो मैं नाव में जा सकता हूँ, नाव में जा सकता हूँ, और जो नाव वाले को मैं पैसे दूंगा, तो नाव वाला पैसे कमा रहा है, तो नदी के थ्रू वो पैसे कमा रहा है। जल विद्युत निर्माण यानी कि अगर नदी का बहाव तेज है, बहुत तेज है, तो यहाँ पे टरबाइन घूम सकता है। टरबाइन घूमने की वजह से क्या होगा, बिजली पैदा होगी। कृषि को बढ़ावा मिलेगा। देखो, नदी इतनी अच्छी है तो लोग सोचेंगे ना कि पानी तो यहाँ अच्छा खासा है, तो पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम खेती कर लेते हैं, तो खेती को बढ़ावा मिल जाएगा। और शहरीकरण होगा। शहरीकरण मतलब क्या, लोग अपना शहर बनाने लगेंगे, यहाँ पे लोग रहने लगेंगे, लोग अपना घर बनाएंगे, घर बनाने लगेंगे और यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कहीं भी रहना है, तो हम जब कहीं जाते हैं तो रहने के लिए हम पहले पानी भी तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो पानी तो भरपूर है नदी के एकदम पास में, इसीलिए गंगा नदी के आसपास जो भी एरिया है वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। यही कारण है, वहां पे शहरीकरण अच्छे से हो गया है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते हैं, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। यानी कि पहले बताने का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिखवा रहा था ना कि 12 मासी नदियां जैसे कि साल भर बहती है, जो सुंदरवन डेल्टा बताया था जो सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और इन सब के बारे में जो जो एमसीक्यू, और मैंने एक टेबल भी बताई थी, उसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के। तो वो वाले सवाल तो आप कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और वो ज्यादा सवाल आते भी नहीं है, 1 या 2 मुश्किल से यहाँ से एक सवाल आएगा। देन उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन, देखो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से आने के ज्यादा चांस नहीं है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो प्रोबेबली वो कौन सा क्वेश्चन आता है, वो है नदियों का आर्थिक महत्व लिखने के लिए आता है। हो सकता है ये 3 मार्क्स में भी आ जाए, बट अगर 3 मार्क्स में आया तो आपको 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, कोई सा भी 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना। अब ये भी हमने आर्थिक महत्व देखा है, बट अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स को एक एक करके पॉइंट्स वाइज लिखना, पैराग्राफ बना के मत लिखना। वो तो कह देते हैं कि 140 वर्ड में, 150 200 वर्ड में लिखो, लेकिन उनकी बात में मत फंसो, पैराग्राफ बना के मत लिखना, पॉइंट्स बना के लिखना कि सिंचाई में किस तरह से महत्व होता है, शहरीकरण कैसे करता है, कृषि को कैसे बढ़ावा देता है, विद्युत निर्माण कैसे करता है, सबको एक्सप्लेन करना, सभी के सभी अच्छे से एक्सप्लेन करना, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हम ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे ना सवाल आ सकता है एग्जाम में कि हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर बताओ, और ये 3 मार्क्स का आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके इस वाले सवाल में। तो हिमालय की नदी की अगर बात करें तो 12 मासी नदी होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वह नदियां, हिमालय की नदियां ऐसी नदियां होती है जो कि 12 मासी होती है, यानी वर्ष भर साल भर बहते रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी ऐसी नदी होती है जो कि मौसमी होती है, किसी वर्ष बहती है, किसी वर्ष उसका पानी सूख जाता है। हिमालय की नदी में जल कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आया उस नदी में? तो जो हिम पिघल रहा है ना, जो ऊपर जो बर्फ है, वो जो पर्वत पे जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, या फिर बारिश हो रही है और पर्वत के जो बर्फ पिघल रहे हैं, दोनों उसका सोर्स है, दोनों से जल आ रहा है। तो मैंने लिखा है पर्वतों के हिम और वर्षा से जल प्राप्त हो रहा है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी में क्या आ रहा है, इसमें कोई पहाड़ वहाड़ तो था नहीं, प्रायद्वीप में पठार है अगर प्रायद्वीप में, तो वहां पे कोई बर्फ है नहीं, तो बर्फ नहीं है, तो वहां पे सिर्फ नदी में पानी कैसे आएगा, वो आएगा वर्षा पर निर्भर रहेगा, सिर्फ बारिश होगी तभी नदी में पानी रहेगा, अदरवाइज नहीं रहता ज्यादा। देन उसके बाद हिमालय की जो नदी होती है वो सबसे लंबी होती है, जबकि प्रायद्वीप की नदी की लंबाई कम होती है। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे, 3 यहाँ पे लिखे, तो आपको 1.5 नंबर 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स का सवाल अगर ये आएगा तो।